Dear all, welcome to Civil Services with Zaki. Today we are going to analyze the Civil Services Prelims questions 2025. And these questions are basically related to the geography, ecology, environment, and science and technology. As you know, this is our second part and our first part available on our YouTube channel. This part. So this part and today's part is very significant for the civil services examination, basically for 2026. So that's why this video is very significant for you and your colleagues who are basically preparing uh, civil services examinations. So stay with us till the end of this video. आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, उस वादे के मुताबिक ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा और हमें बहुत खुशी हुई, आप लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया उस पर रही। और ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट वो पार्ट है जो आउटसाइड ऑफ द सिविल सर्विसेज विद जकी से पूछा गया क्वेश्चन था। पहला पार्ट मैंने जो बताया था, विच आर डायरेक्टली फ्रॉम सिविल सर्विसेज with Zaki. So basically these 17 क्वेश्चन, जो 17 क्वेश्चन आए थे, वो 17 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे सिविल सर्विस Zaki से थे। As you know and well aware about that, from 2022 to 2025, regular about 50% questions in prelims, basically subject regarding geography, ecology, environment, and science and tech, directly asked from the civil service Zaki. तो आप लोग को पता ही है, आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे स्टूडेंट है वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से हमारी पढ़ाई मैं करता हूं। और आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हमारे क्लास के लेक्चर भी हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मिनरल्स ऑफ इंडिया वगैरह। तो चलिए अब बगैर रुके हुए इस पार्ट का शुरू करते हैं। और इस पार्ट में 27 क्वेश्चन है। सो दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम द सेट ए। तो ये सेट ए से है, आप सेट ए से इसको मिला भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी दावा करता हूं या जो भी आप लोगों से वादा करता हूं, वो सारे मैं पूरे करने की कोशिश करता हूं, चाहे उसके लिए मैं 3 बजे रात तक जागना पड़े या कुछ भी करना पड़े। मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करता हूं। तो इसीलिए इस बार भी बहुत सारी चीज करेंगे, लेकिन चलिए आगे हम चलते हैं इसमें। So this year about it is part 2. So this year about 15 questions from the geography, and as you know 7 questions from the civil service Vijaki, and remaining 8 questions outside of the civil service Vijaki. तो ये जो 8 questions थे उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसी तरह से दूसरा हम लोग देखेंगे, जो 9 क्वेश्चन थे वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट से थे, एंड अनदर 10 क्वेश्चन जो थे वो साइंस एंड टेक से थे। तो अब आप जोड़ लीजिए, तो आपको हो जाते हैं 8 प्लस 9 प्लस 10 इक्वल टू 17। सो इट्स टोटल अबाउट 8 प्लस 9 प्लस 10 इक्वल टू 27। सो दीज 27 क्वेश्चंस आर फ्रॉम आउटसाइड द civil services. So today we analyze these 27 questions. So first we start with the geography. So geography, as you know, 8 question outside from the civil services Jackie. So this is climatology 1 question. So as you know, climatology, in climatology, most of the questions asked from the climatology, and most of the questions regarding climatology is directly from the civil services Jackie. सो दैट्स इज आवर अचीवमेंट। जो आप जानते हैं, ये हमारी एक उपलब्धि थी। क्लाइमेटोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो आपके सिविल सर्विस से थे। उसी तरह से इंटरनेशनल मैप से 5 क्वेश्चन थे और इंडियन एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन थे। तो इन टोटल आप मिलाए तो ये 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए बगैर रुके हुए चलते हैं। तो फर्स्ट क्लाइमेटोलॉजी का जो एक क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे बच्चे अभी देख रहे होंगे या जो सुन रहे होंगे, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। सो वेल डिस्कस्ड क्वेश्चन इन आवर क्लास। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली regarding to the isotherm. So in January, in the northern hemisphere, the isotherm bent equatorwards while crossing the land masses, and
पोल while crossing the ocean। तो देखिए जब हम इस तरह से आप लोगों को दिखाए थे, यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये हमारा अर्थ है, मानते हैं इसको, और इस अर्थ को अगर हम ये इक्वेटर है और ये कोई लैंड मास, ठीक है, मानते हैं ये लैंड मास है और ये ओशन है। तो जब ये आइसोथर्म जो लाइन होता है वो ऐसे चलता है, अगर आप देखेंगे तो इस पे, तो ये आपको पोल वाट चलेगा अगर ओशन में होगा, और जैसे ही लैंड पे आएगा तो वो इक्वेटर वाट चलेगा। तो ये कह रहे हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन जनवरी द ईयर ओवर द ओशन एंड इज वार्मर देन द ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो पहला तो ये कह रहे हैं कि जो आइसोथर्म, जिसको समताप रेखा हिंदी में कहते हैं, तो समताप रेखा जब आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी के टाइम में आपका मुड़ता है तो समुद्र में जाता है तो वो पोलवाट हो जाता है, और लैंड मास पे आता है, जो स्थल खंड पे आता है तो वो आपको इक्वेटर वाट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसको जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आप देखिए, तो ये पोलवाट। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये चूंकि गर्मी जो होता है, मतलब जो ओशन होता है वो वार्मर होता है जनवरी में, और ये तो ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। और इसमें ये कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। तो अब ये देखिए, जो स्टेटमेंट वन है और स्टेटमेंट सेकंड है, तो वो कह रहा है कि सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है एक को, तो ये नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि ये पोलवाट या इस तरह से जो होता है, जब हम मैप पे देखेंगे तो सिर्फ एक कारण ये नहीं होता है कि समंदर गर्म है, और ये उसके अंदर वेरियस काउजेस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और आपको याद है कि ये सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने क्लास में बहुत सारी तरह से डिस्कस किए थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका यहाँ जो, तो ये नहीं होगा। दूसरा है, बोथ स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सही तो दोनों स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, है ना, डज नॉट एक्सप्लेन, तो ये है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो इसको हम सीधा यहां से देखते हैं हिंदी में इसको। तो जैसा कि मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा इसको बोलते हैं, और इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका जवाब है, ठीक है। अब इसको हम देखें यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि मैंने बताया सरफेस एरिया मच लार्जर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से डेविएट क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका लगभग 39% जो लैंड मास, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें हम लोग तो ओनली 19%, सिर्फ 19% उसका है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जैसा कि मैंने डिस्कस किया, और इसको और हम अच्छी तरह से देखेंगे तो ये आपका ओशन है, ठीक है, और ये है आपका लैंड। तो देखिए ओशन में ये पोल्ड वाट मुड़ा, और लैंड में देखिए ये इक्वेटर वाट मुड़ता है, ठीक इस तरह से। तो अब आप सोचिए कि ये लैंड वाट और इक्वेटर वाट का हो गया। तो ये आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने हमारा क्लास ज्वाइन किया होगा, तो ये मैंने क्लास में भी ये मैप आपको दिखाया था कई साल पहले भी, इस साल भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट मैप्स। सो इंटरनेशनल मैप, सो दिस ईयर रिगार्डिंग मैप लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द मैप, बेसिकली ज्योग्राफिकल मैप। तो इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मैप से आया, और इस बार भी हम मैप क्लास करेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने मैप क्लास किया था और उससे क्वेश्चन भी आए थे, आप जो पहला पार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो 5 क्वेश्चन में थे, टोटल हम देखेंगे तो 21, 22, 77, 79 एंड 80 क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे जो ए सेट हमने बताया था आपको, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बताया है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्दर्न मैसेडोनिया। हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो के इसमें से कौन से सदस्य, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप जानते हैं ये एक सैन्य संगठन, इट्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और बेसिकली ये नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक, तो नॉर्थ अटलांटिक का जो भी कंट्री है उसमें देख लीजिए। तो इसमें सबसे जरूरी चीज होता है, इस तरह के जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आंसर कैसे करना है, इसको भी आप समझिए, इसको ट्रिक को समझिए। इसमें आप ये देखिएगा, आप जैसे नाटो के कितने मेंबर है, 32 मेंबर है, तो क्या आप 32 को याद रखेंगे? नहीं, रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको देखना है कि जो नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज है उसमें से कौन कंट्री है जो इसमें नहीं शामिल,
ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे 4 या 5 कंट्री होगा तो वो आराम से आप याद कर सकते हैं। और फिर जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आता है तो इसमें देखिए कौन नहीं है, तो आप देखिए इसमें आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, सर्बिया नहीं है, ठीक है। उसी तरह से हम देखेंगे तो आप ये सारे, तो आप कितने 6 में से दोगे, मतलब देखिए तो 24 हो जाएगा इसमें, ठीक। अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में ही वही दिया है, तो जैसा कि मैंने बताया आप इसको इस तरह से देखिए कि नाटो के मेंबर कितने। तो नाटो जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि ये फाउंडेड इन 1949, जस्ट समझिए कि 1945 में आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, उसके बाद ये मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, खास करके काउंटर करने के लिए किसको, सोवियत संघ को। और इसमें जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 32 मेंबर्स है। तो 32 मेंबर्स में कौन है, ये सारे मेंबर्स है। तो अब ये सारे मेंबर्स को आपको रटना है, नहीं रटना है, यही इसीलिए मैं कहता हूं कि मैप काफी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। तो चलिए मैप देखते हैं, ये मैप है, ये देखिए। अब ये देखिए ये सारे नाटो मेंबर हैं, तो ये आपको ब्लू कलर में जितने भी हैं सारे नाटो मेंबर। अब इसमें करना क्या है, जो नाटो मेंबर नहीं, अब ये क्या है, ये आपका यहां देखिए ये क्या अटलांटिक ओशियन है, और नॉर्थ अटलांटिक में चाहे ये यूरोप के कंट्री हो चाहे ये अमेरिका, तो अमेरिका की तरफ तो ज्यादा कंट्री है नहीं, एक आपका यूएस हो गया, ये कनाडा हो गया, ये आइसलैंड हो गया, और ये जो यूरोप का ये डेनमार्क का हिस्सा है, ग्रीनलैंड आप जानते ही हैं। तो ये सारे, तो अब इसमें कौन कौन नहीं है, तो अब यहाँ आप देखिए मैप पे, ये जो आप देख रहे हैं ये नहीं है, ये क्या है, रूस का ये पार्ट है, ये क्या है, आयरलैंड है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये स्विट्जरलैंड है, और ये आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका सर्बिया है, और ये, तो आप ये देखिए ये सारे कंट्री, अब इस सारे कंट्री को हम इस तरह से भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको हम पहले और आप देखिए कौन कौन कंट्री, जो कंट्री नहीं है उसको आप फाइंड आउट कीजिए और आराम से आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए आयरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे मैंने बताया था, और आप देखिए बोस्निया और सर्बिया। तो अब यहाँ क्या था, सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ था, दिया हुआ था ना, तो ये दोनों नहीं है, आप फटाक से उसमें से करिए और आराम से आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है एंडीज माउंटेन जो है वो कहां कहां से पार करती है, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन कहां कहां से, जैसे बोलीविया है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, प्रागवे है, वेनेजुएला है। तो अब हम लोग को एंडीज देखना पड़ेगा कहां। अब आप देखिए एंडीज जो है, अब आप देखते हैं साउथ अमेरिका का जब आप मैप बनाते हैं, साउथ अमेरिका इस तरह से जो मैप बनाते हैं इस तरह से, तो ये क्या है, मतलब इस तरह से आप बनाइएगा, तो ये आपका ब्राजील इधर है, पराग्वे इधर है, तो ब्राजील तो नहीं होगा और ये पराग्वे भी नहीं होगा, तो कौन कौन बच जाता है, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, ये सब हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ओनली 4, सी आंसर हो गया। एकदम सिंपल है, इसको मैप पे आप देखिएगा बहुत ही आसानी से आपका आंसर इसका, ये आप देखिए सी आंसर है, ये देखिए ये जो है ये है इंडीज, ये वाला पूरा इंडीज। अब ये इंडीज है और ये आपका ब्राजील है, ये आपका प्रागवे है, तो आपने ब्राजील और प्रागवे बड़ा कंट्री है। अब आप देखिए क्या होता है, ये देखिए ये, अब यहाँ पे आप मैप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर सिंपल। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडिया एंड साइबेरिया, इन साइबेरिया एंड नो इन अलास्का आर द फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द ईच अदर। ये दो है, आप देखेंगे अंडियार और नोम, ये दोनों, नोम जो है इधर है आपको अलास्का में, और एनडीआर जो है वो रूस का पार्ट है, दोनों के बीच में कुछ किलोमीटर, मतलब कुछ 100 किलोमीटर के फासले हैं, ऐसा नहीं है कुछ मतलब 1 2 किलोमीटर के फासले हैं, लेकिन वहां के जो टाइम है क्योंकि वो इंटरनेशनल डेट लाइन से अलग से गुजरता है, तो दोनों के टाइम अलग अलग हो जाते हैं, दिन अलग अलग हो जाते हैं, मतलब टाइम तो आपको लगेगा कि ये 10 बज रहा है या 12 बज रहा है, लेकिन एक का अलग दिन और दूसरे का अलग दिन होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट में ये कह रहा है व्हेन इट मंडे इन इंडिया इट इज ट्यूसडे इन नो, तो ये गलत। अगर मंडे होगा इंडिया में तो क्या होगा, नो में संडे होगा, ट्यूसडे नहीं होगा। तो ये इंटरनेशनल डेटलाइन पे, तो इसका आंसर है ओनली वन, ये इसका जवाब, ठीक है। वही हिंदी में आगे चलते हैं हम लोग, तो ए है इसका जवाब हो गया। अब देखिए
ये अलास्का में है और ये काफी है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन के पास से गुजरता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे, और ये इसके बीच में बेरिंग स्ट्रीट से ये गुजरता है। चलिए इसको मैप पे हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे नोम है और यहाँ पे इंडिया है, यहाँ, और दोनों के बीच से गुजरता है। अब इस एरिया में देखेंगे तो लगभग टाइम एक ही बार, एक ही समय में दिन रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन अलग अलग डेट। यही इसका, इसको और यहाँ देखिए, ये जैसा मैंने बताया, ये देखिए ये नोम है और ये क्या है, ये इंडिया, ये इतनी दूरी है, और ये बीच से क्या है, इंटरनेशनल लाइन गुजर रहा है। तो ये अलग दिन हो गया, ये यहाँ अगर मंडे होगा तो यहाँ संडे होगा, है ना। तो ये इस तरह से आप देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री: बोत्सवाना डायमंड, चिली lithium, इंडोनेशिया निकेल। सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द कंट्री एंड मिनरल्स। तो कंट्री और खनिज जो रहता है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप आराम से मैप देख के क्लेरिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, आगे देखें तो इसमें देखिए कि बोत्सवाना में हीरा दिया है, चिली और ये। तो इसमें आप देखें तो आप आराम से देखेंगे कि इसका सी है जवाब। अब सी मतलब आपका देखेंगे कि सभी तीनों का तीनों है। अब इसका मैप पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है बोत्सवाना, यहाँ देख रहे हैं, ये हीरा, ये यहाँ पे देखिए ये डायमंड लिखे हुए, तो डायमंड का है, तो ये डायमंड का ये दे रहा है, तो ये आपका हो गया। उसी तरह से अगर आप इसको और जो यूएस टेक्निकल सर्वे का मैप है यूएस का, उससे देखिए। अब यहाँ देखिए, ये है आपका चिली, ये देखिए लिथियम लिखे हुए। उसी तरह से ये इंडोनेशिया, ये निकेल सबसे बड़ा। तो इससे आपको हो गया कि तीनों का तीनों सही मिला हुआ था। तो आप मैप देखेंगे आराम से आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग: मोलार्का, नॉर्मेंडी एंड सर्डिनिया। As you know, these places are recently in news. That's why this type of the question asked by the UPSC. अब आप कहेंगे कि सर ऐसा टफ क्वेश्चन कैसे यूपीएससी में पूछता है? तो कभी कभी आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस इसलिए आते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके करंट न्यूज में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, ये मोलार्क, ये कहा है, इटली में नहीं, ये कहा स्पेन में, ठीक है। ये हुआ क्या था, यहाँ इतनी ज्यादा टूरिस्ट आ गई थी कि यहाँ पाबंदी लगा, और ये काफी कई फिल्म में आप इसका शूटिंग देखे हुए, काफी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है इसमें, ठीक है। नॉर्मेंडी, अब नॉर्मेंडी क्या था, आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो नॉर्मेंडी में एक बहुत बड़ी जीत हुई थी, ये फ्रांस में। अब यहाँ पर जो नॉर्मेंडी में जो जीत हुई तो इसके 80 साल हुए, इसका सेलिब्रेशन हुआ था, तो ये न्यूज में था, ये भी आपको पूछ दिया। और सर्डिनिया, आप जानते हैं इटली का जो छोटा सा द्वीप है, उसी का जो इधर है वो सर्डिनिया। सर्डिनिया जानते, काफी हिस्टोरिकल एरिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब न्यूज में आता है, तभी इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप देखिए, ये क्या है, सर्डिनिया इटली में, और ये लिखा फ्रांस, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सारे के सारे गलत। तो इसमें कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच, नन। डी आंसर, कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं। तो इसको हमने हिंदी में कर ही दिया। इसमें जैसे कि मैंने बताया, मोनार्का स्पेन में ओवर टूरिज्म, ज्यादा टूरिज्म हो गया, तो कहा भाई इसके हो, तो ये सारी चीज थी। उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि 80 एनिवर्सरी था इसका, और सर्डिनिया आप जान ही रहे हैं। इसमें एक ये भी हुआ था कि इसमें भी मतलब जो ओवर क्राउडिंग हुआ था, दोनों जगह ये टूरिज्म को लेकर के ये सारी चीजें थी जो न्यूज में आया था। तो हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि घबराना नहीं है यूपीएससी के क्वेश्चन से। यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है, नोट सो हार्ड, बट यू कैन हैंडल इट ट्रिकली, स्मार्टली। सो इसको आसानी तरीके से आप करें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब आपको हम हर जगह का मैप भी दिखाते हैं। ये है नॉर्मेंडी इधर, ये है आपका मोलार्का, और ये है आपका, तो ये आपका इटली में पड़ता है, ये स्पेन में पड़ता है, और ये तो तीनों का तीनों को गलत। चलिए आगे, अब इंडियन एग्रीकल्चर। So in this year, about two questions asked from the Indian agriculture, and these questions are 24 and 30 questions. तो ये 24 और 30 क्वेश्चंस थे। चलिए चलते हैं हम लोग।
हम शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा होगा ये बायलिंगुअल होगा ताकि हमारे सारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग इसीलिए चलते हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन जो था वो ये था। बेसिकली ये 2022-23 का पूछ रहा है जो हल्दी का जो उत्पादन हुआ था उसमें। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड। तो इंडिया ये सही, इंडिया जो है वो हल्दी का लार्जेस्ट है दुनिया में सबसे ज्यादा। मोर देन 30 वेराइटीज, 30 वेराइटीज जो है वो आया रहता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका, तो ये तीनों का तीनों सही डी आंसर इसका होगा। अब महाराष्ट्र में भी तेलंगाना में भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, आप देखेंगे। और हल्दी का 30 वेराइटी आपको पाया जाता है। अब ये जो है ये न्यूज कहां से आया, तो जैसा हम बताते हैं कि हमेशा आप लोग जब भी न्यूज पढ़े तो ऑथेंटिक चीज से पढ़े, तो ये पीआईबी से आया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ये आया था। अब आपको ये वही हिंदी में है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको आया कहां से। तो तो इस तरह से हमने देखा कि 30 तरह के इसमें हर। अब ये देखिए, ये जो आया था आपको, ये आपको जो आया था ये देखिए अक्टूबर 2023। तो हमेशा हम कहते हैं जब भी आप एग्जाम दें 2023, 2024, 2023, 2024 एंड 2025, तो कम से कम 2 से 3 ही है कि जो बैक के क्वेश्चन है उसको आप बैक के जो करंट अफेयर्स है उसको नहीं देते। पिछले साल मैंने दिया था आप लोगों को और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को, उसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, उससे भी क्वेश्चन आ सकता। और इस बार मैं दूंगा वो भी आपका होगा। और जस्ट मैंने आपसे वादा किया था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से दूंगा, तो दूंगा। अभी जस्ट ये वीडियो होगा, उसके बाद में आप लोगों का एक प्रोग्राम ही बना दूंगा ताकि आप लोग वीकली जो है या जिस तरह से उस तरह से आप लोग प्रिपेयर कर सके। क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है, समझिए 2026 जस्ट आने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये में देखिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, यहाँ देखिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इस तरह से आपका ये डेटाज। आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज कंसीडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। So, Gokul Mission, it is important for the upliftment of the rural poor, as a majority of low-producing indigenous animals are with the small and marginal farmer and landless labor. तो लैंडलेस लेबरर जो होता है, मार्जिनल फार्मर जो होता है, उसके पास होता है, और उसका उत्थान यानी अपलिफ्टमेंट उसको किया जाए, तो इसके लिए ये गोकुल मिशन में बेसिकली हम देखेंगे इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट द इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो rearing and conservation in the scientific and holistic way। तो एक तो आपको वैज्ञानिक तरीके से इसको अच्छी तरह से पूर्णतया करके होलिस्टिक मैनर में इसमें जो बायोवैन मतलब जो आपका कैटल है यानी जो गाय है वो और भैंस, ये दोनों को इसके लिए गोकुल मिशन बनाया गया था। तो इसका सही है कि दोनों से आपका सी आंसर हो गया, बोथ वन एंड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एबव इज आर करेक्ट। तो इसका जवाब जवाब आपका होगा सी, इसका जवाब सी। तो ये दोनों के दोनों सही है। तो चलिए देखेंगे इसको टू जो शुरू किया गया है वो आप देखेंगे 2014 में शुरू किया गया था गोकुल मिशन। और इसमें देखेंगे जो 80% जो लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल है, और इससे उसको फायदा हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है जो गरीब गरीब तबके के लोग। तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, यानी इसमें आपको साइंटिफिक मैनर भी होगा। इसमें गाय और भैंस ये इंडिजीनियस गाय और विदेशी गाय नहीं, ठीक है। तो उससे इसका उत्थान होगा और इससे किसान को भी फायदा होगा, इसमें हमारा रिसर्च का भी काम होगा, तो हर तरह का काम होगा। और ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट मिशन था और इसे पूछा। नेक्स्ट इकोलॉजी। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का तो हमारा खत्म हो गया। ज्योग्राफी में आप लोग जानते हैं कि 7 क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट हमारे सिविल सर्विस जकी से था, और जो मैंने आपको पूरा सबूत के साथ वो दिखाया था इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा।
और अब हम लोग चलते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट की तरफ। सो इन दिस ईयर इकोलॉजी इन्वायरमेंट अबाउट 9 क्वेश्चन डायरेक्टली asked from the ecology environment. So these questions are outside from the civil services in which climate change and biodiversity 3 questions, major environmental issue 2 questions, and cleaner technology 2 question, green energy resources 1 question, प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशंस 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन थे। तो ये इसका जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले 16 क्वेश्चन इसमें 60, तो उसमें भी 7 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट सिविल सर्विस जकी से आए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब इसमें हम देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से 3 थे, जो बड़े पर्यावरणीय मुद्दे हैं उससे 2 थे, उसी तरह से स्वच्छ तकनीक या टेक्नोलॉजी से ये थे, उसी तरह से ग्रीन एनर्जी से ये सारे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वी मूव टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी थीम, 3 क्वेश्चंस 37, 64 एंड 90, यानी 37, 64 और 90 क्वेश्चन इससे नंबर थे। ये सारे नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन सेट ए से है, आप क्या इसको मिला सकते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखा तो जरूर देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर आपने 10 साल पहले का पैटर्न देखा वो मत देखिए, कम से कम 5 साल के पैटर्न को जरूर देखिए कि रिसेंट ट्रेंड क्या है। अब नया ट्रेंड में कभी भी आपसे कोई अबाउट के बारे में नहीं पूछ रहा है, बुक राइटर्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये हमेशा मैं आपको कहता हूँ। और अगर आप लोग इस पे ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं तो इसको हमेशा कृपया मेहरबानी करके खत्म कीजिए और जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखिए कहां से आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं हम लोग बायोडायवर्सिटी पे और ये क्लाइमेट चेंज। तो पहला क्वेश्चन है 37। तो 37 क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें गूटी ट्रेंटुला या पीकॉक ट्रेंटुला का बात किया गया है। ये बेसिकली एक स्पाइडर का स्पीशीज है। ये रिसेंटली न्यूज में था, खास करके द हिंदू में भी कई आर्टिकल्स इस पे आए थे, क्योंकि इसका जो है इस पे खतरा मंडरा रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इसका ये बेसिकली इसमें इट इज एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन, यानी क्रस्टेशियन मतलब वो जो होता है कवचधारी, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा केकड़ा वगैरह वो आता है। ये ओमनीवोरस तो है लेकिन ये क्रस्टेशियस नहीं है, ये आर्कनीड है। ठीक है, तो पहला ये गलत हो गया आपका। दूसरा पूछ रहा है इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इट ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। ये बिल्कुल सही है, ये इंडिया में है और इंडिया में भी एक खास जगह तमिलनाडु है वहीं पे, और ये उस जगह का नाम है गूटी, इसीलिए इसको गूटी ट्रेंटुला कहा जाता है, गूटी, इसीलिए इसका नाम पड़ा। और इसकी खोज जो हुई थी ये 1899 में ब्रिटिशर्स ने की थी इसकी खोज, और तब से इसको ये किया गया और इसका नेचुरल हैबिटेट। तो ये आप देखेंगे ये इट्स ए नेचुरल हैबिटेट, इट इज एन आर्बोरल स्पीसीज। आर्बोरल स्पीसीज का मतलब होता है जो पेड़ पे, जैसे बंदर है पेड़ पे रहने वाला जानवर, उसको कहते हैं, तो वो स्पीसीज है बिल्कुल। ये जंगल में रहते हैं और पेड़ के बीच में अपना जाली बनाते हैं और वहीं से अपना ये करते हैं, तो इस तरह से। तो दूसरा और तीसरा आपका सही, तो दूसरा और तीसरा यानी कि इसका जवाब हो गया आपको डी। ठीक है, तो वही है आपका हिंदी में। अब हम देखेंगे इसका डी आंसर हो गया। नोट क्रस्टेशियन इट्स आर्कनीड, जैसा कि मैंने बताया था ये आर्कनीड है, क्रस्टेशियस नहीं है। इन 2024 में ये न्यूज में था, जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज जो होता है ये न्यूज में रहता तभी आपसे पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि अब 99 में पूछा और कोई टफ है वो आपसे पूछ दिया, जी नहीं। अब देखिए ये आल्सो नोन एज द पीकॉक टेंडर थ्रेड्स फ्रॉम द इलीगल पेट ट्रेड, और इसमें कई बार ये पकड़ाया है पेट ट्रेड में, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पाया जाता है। इसको ट्रेड चूंकि देखने में बहुत खूबसूरत है, ये पीकॉक जिस तरह से मोर होता है उस तरह से, कहीं किसी जगह इसको मेटलिक, ये भी स्पाइडर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए किस तरह से होता है, ये देखिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे, तो ये जैसा कि यहाँ आपने देखा, ये देखिए इसकी खोज जो हुई थी सारी चीजें यहाँ। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द
wet bulb temperature. So basically it is wet bulb temperature basically related to the humidity and the temperature. Basically it is related to the air parcel. जैसा कि हम लोगों ने आपको एयर पार्सल पढ़ाया था जिसमें वेट एडियाबेटिक और ड्राई एडियाबेटिक, तो ड्राई वेट भी होता है और ये भी होता है. सो पेनिनसुलर इंडिया विल बी मोस्ट लाइकली सफर्स फ्रॉम द फ्लडिंग इन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्राउट्स. तो ये देखिए कि जो एक रिपोर्ट आया था उसमें ये बताया गया था और ये रिपोर्ट इस बार भी आया है, आप देखेंगे. तो ये रिपोर्ट में शुरू में ही मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में थोड़े दिन पहले ही मैंने शेयर किया था. These reports are very significant for the civil services prelims as well as mains. तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है जो सर्वाइवल जो होता है इसमें ये आप देखेंगे तो पहला तो ये है कि ये सही है, दूसरा और तीसरा है दिस survival of the animals including the human will be affected as the shedding of their body heat through perspirations become difficult. बिल्कुल जो स्वीट जनरेशन होता है, जो हमारे पसीने होते हैं वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है जिससे लोगों की मौतें भी हो सकती है आगे ही स्ट्रोक. तो ये आपका दोनों का दोनों सही है. तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का दोनों सही है. तो ये WBT जैसा कि मैंने बताया था ये टेम्परेचर ऑफ द एयर कूल, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये सारी चीजें हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी है. इवोपरेशन विद द लेटेंट हीट सप्लाई बाय द एयर इटसेल्फ. So above 35 degree human body can no longer cool itself through sweating, यानी पसीना करने की लायक नहीं रहता है और जो काफी एक्सपोज होने के बाद फेटल हो सकता है, लोगों की मौतें हो सकती है. आप जानते हैं जब आपका उमस भरा दिन होता है तो आप देखते हैं कि आपको ज्यादा गर्मी फीलिंग होती है, टेम्परेचर ज्यादा फीलिंग होती है. आगे हम लोग चलते हैं थर्ड इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचर restoration law NRL to tackle climate change and biodiversity. European Union, World Bank, the Organization of Economic Cooperation and Development, and the Food and Agriculture. So basically this NRL natural restoration law adopted by European Union. तो इसको यूरोपीय यूनियन ने किया था और यूरोपीय यूनियन ने इसको किया था यानी नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ किया. तो इसको हम लोग यहाँ देखें तो ये बेसिकली लैंडमार्क रेगुलेशन था जो जून 2024 में आया, जून 2024, एमिंग टू रिस्टोर द डिग्रेडेड इकोसिस्टम अक्रॉस द यूरोप. Its central goal is to restore at least 20% of EU land and sea area by 2030 and all ecosystem in 2050. तो इनका ये था ये रिस्टोरेशन का लॉ कि ये आपको 2050 तक सारे इसको रिस्टोर कर दिया जाए. फोर्थ थर्ड क्वेश्चन 3 हो गया. अब मेजर इन्वायरमेंटल इशू. So this year मेरा मेजर इन्वायरमेंटल इशू अबाउट 2 क्वेश्चंस 31 एंड 50. तो 50 और यानी 50 और 31 क्वेश्चन आपको पाया गया था मेजर इन्वायरमेंटल इशू से. तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट के बारे में था. स्टेटमेंट पहला ये दे रहा है स्टडी इंडिकेट दैट द कार्बन जो डाइऑक्साइड का जो ये होता है मतलब इमिशन होता है किसमें सीमेंट इंडस्ट्रीज में मोर देन 5% ऑफ द इमिशंस. सिलिका bearing clay is mixed with the limestone while manufacturing cement. तो ये 5% ये स्टेटमेंट तो सही है, 5% होता है यानी आप टोटल देखेंगे तो ये 6% के आसपास है, 5 से 6 के बीच में वेरियस रिपोर्ट्स में आप देखेंगे. उसी तरह से आप देखिए यहाँ तो ये सेकंड में आपका क्ले मिक्स्ड विथ ये भी हो जाता है. उसी तरह से limestone converted into the lime during the
क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी होता है। और ये जो मिक्सिंग होता है इसी के दौरान आपको CO2 निकलता है, तो यही CO2 इसके इमिशन का कारण बनता है। यही वजह है कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा बोथ स्टेटमेंट्स जो है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है बिल्कुल। बोथ स्टेटमेंट इसको तो बोथ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इसमें आपका इमिशन नहीं होता है, इसमें मिला दिया जाता है, उसके बाद जब हीट करते हैं तब इमिशन होता है। तो ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हुआ। अब बोथ स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और ओनली वन एक्सप्लेन, तो एक तो एक्सप्लेन कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया ये एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका जवाब हो गया आपका बी। ठीक, तो हिंदी में भी उसी तरह से देख लीजिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस तरह से आपका, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका ज्यादा वक्त न ले और कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान दे दें, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आपको फायदा हो, जिससे क्योंकि ये क्वेश्चन एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपका एग्जाम आने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से आपने यहाँ ट्रेंड यूपीएससी ने चलाया है इस तरह के क्वेश्चन पूछ के। तो चलिए नेक्स्ट, इसका जवाब भी जैसा मैंने बताया था, ये जैसे मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली 6 यानी 5 से 6 के बीच में, यानी 5 से थोड़ा ज्यादा और 6 से थोड़ा कम है, तो लगभग 6 के आसपास। ठीक है, और ये जो हीटिंग होता है जो मैंने आपको बताया था, लिंकर बनता है जिस वक्त, तो उसमें अब इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये CaCO3 होता है और इसको दो भागों में ये टूटता है, एक तो CaO और CO2, और ये CO2 जो होता है यही आपको इमिशन करता है कार्बन, जो आपका पास है 6%। ये आपका होगा। आगे चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में कहा। एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड एंड इट्स it's activated tool to remove the pollutant from the effluent treatment and to remediate the contaminations from the various industries. Statement first, active carbon exhibit a large surface area and a strong potential to absorbing heavy metals. Activated carbon can be easily synthesized from the environmental waste with the high carbon. So अब आप देखिए तो इसमें तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। अब आप देखिए कैसे एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वो आपको वेरियस इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन को हटाने के लिए इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये एक्टिवेटेड कार्बन जो आप देखें क्यों आसान, तो इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसमें ये करता है, और ये जो करता है ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन से करता है, यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन से अलग होता है। एब्जॉर्ब तो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन में होता है कि उसको एक लेयर जो होता है उसके ऊपर वो रह जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये, तो इसमें आपका है बोथ स्टेटमेंट वन एंड थर्ड, मतलब थर्ड इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन वन, सो बोथ एक्सप्लेन, तो दोनों कर रहा है, क्यों इजी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई ये जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन ये पोल्यूटेंट को हटाता है और ये हमारे लिए बहुत ही सरल और सस्ता है, तो इस आसानी है। तो हम देखते हैं क्यों, तो अब यहाँ देखिए इन्होंने जो कहा कि लार्ज सरफेस एरिया है, तो ये इसका एक फायदा है। दूसरा ये हमारा इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, तो दोनों दोनों का एक्सप्लेन कर, ये अक्सर जो है सो आप देखेंगे कि ये जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है ये जो आपको बायो बेस्ड होता है उसमें आपको मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो वही इसका हिंदी में है सक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीजें इसको हम यहाँ देखें। ठीक है, ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इफेक्टिव टूल रिमूविंग पोल्यूटेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट एंड स्ट्रीम रिएडिमेटिंग कंटामिनेशन, तो इसको आपको वाटर प्यूरिफायर में भी ये काम किया जाता है। अब ये जो होता है एक्टिवेटेड कार्बन दो तरह के होते हैं, एक तो पाउडर के रूप में आपको मिलते हैं और एक रवादार होता है।
जो क्रिस्टल टाइप का होता है। तो दोनों यूज किया जाता है आपको वेरियस इन्वायरमेंटल इसमें, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्योंकि अब यहाँ देखिए, ये देखिए, अब आप क्या करेंगे इस फिगर से यहाँ से देखिए, तो इस फिगर में देखिए कोई भी बायोमास से हम इसको एक्टिवेटेड कार्बन बना सकते हैं हीट करके, यानी केमिकल मॉडिफिकेशन किया और हमने ये एक्टिवेटेड कार्बन, ये आपको एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। ये एक्टिवेटेड कार्बन को अब आप क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को आप क्लीन कर सकते हैं, जो पोल्यूटेंट आता है उसको, और फिर ये जो इन्वायरमेंट क्लीन होगा इसी लकड़ी से आप, तो ये काफी इको फ्रेंडली होता है, जो काफी। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग अब हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चन जो आया है वो क्लीनर टेक्नोलॉजी से है, यानी जो स्वच्छ आपका तकनीक है उसको बनाना है हमको, उससे 38 and 45। So first question is carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 ton per capita. First question. Second is in the term of CO2 emissions from the fuel combustion, India ranked second in second in Asia Pacific region. Electricity and heat produce are the largest source of CO2 emission in India. तो इन तीनों को अगर हम देखें, इसको हिंदी में अगर हम ऑब्जर्व करके देखें तो इनमें ये कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति जो कार्बन हम खर्च करते हैं वो इंडिया में 0.5 टन, यानी एनुअल, ये नहीं, ये आपका ये नहीं है 1.5, ये तकरीबन 2 के आसपास, 1.7 से 2 के आसपास, जो कि फिर भी काफी कम है। लेकिन अब यहाँ देखिए, तो ये एशिया पैसिफिक में बिल्कुल सही है, ये सेकंड है, पहला चाइना, ठीक है। तो ये, लेकिन आप देखेंगे तो इंडिया में तकरीबन 53% से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही ये कार्बन का इमिशन होता है। तो इसका मतलब है सेकंड और थर्ड, तो आप सेकंड और थर्ड जो है कौन सा करेक्ट पूछ रहे हैं, विचार करो, तो सेकंड और थर्ड सी आंसर, सी आंसर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 1.9 से 2.7, तो 0.5 नहीं होंगे, 2 के आसपास है, तो कहीं 1.9 मिलेगा आपको, कहीं 2.7 मिलेगा मैट्रिक टन पर कैपिटा इंडिया। उसी तरह से ये इंडिया का एक है अपना कि भाई हम 2070 तक नेट जीरो करना है हमको, और इमिशन इंटेंसिटी जो है आप देखेंगे तो तकरीबन 45% 2030 तक इसको कर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग: इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी। तो पहला कोल गैसिफिकेशन इथेनॉल भी बनाता है, यूरिया भी बनाता है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन नहीं बनाता, तो 1 and 3, तो ओनली 2, ओनली 2। इसका भी यहाँ देखिए, तो इसमें आप देखेंगे तो ये सारी चीजें होती है जो कोल गैसिफिकेशन जो होता है। आगे हम लोग चलते हैं ग्रीन एनर्जी सोर्सेस। तो ग्रीन एनर्जी सोर्सेस में 3 या 4 क्वेश्चन आए थे इस साल, और मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम सिविल सर्विसेज विद जकी, बट वन क्वेश्चन इज आउटसाइड द सिविल सर्विसेज विद जकी, सो इट इज 63। तो 63 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टू मेजर ethanol producers of the world, that is Brazil and United States of America. The former produces more ethanol than the latter. Statement 1. Statement 2. Unlike the United States of America, where corn is the principal feedback for the ethanol production, sugarcane is the principal feedback for the ethanol productions इन ब्राजील। तो अगर हम ब्राजील को देखें और इसके बारे में हम देखें इंडिया के यूएस के बारे में, तो देखिए यूएस जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, ब्राजील नहीं। यहाँ क्या करे, पहले ब्राजील दिया और यूएस दिया और कह रहा है कि फॉर्मर ब्राजील है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, हो गया। अब देखिए दूसरा, दूसरा कह रहा है कि बिल्कुल सही है, यहाँ दूसरा यूनाइटेड स्टेट में ज्यादातर जो इथेनॉल बनता है वो कॉर्न से, वहां कॉर्न का प्रोडक्शन ज्यादा है। ब्राजील में इसका उल्टा, ब्राजील में ज्यादातर जो इथेनॉल बन रहे हैं वो शुगर केन से बनते हैं, यानी कि गन्ने से बनते हैं।
तो इसका मतलब है दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज डी। यही है आपका, देखेंगे तो तकरीबन आप देखेंगे द यूएस प्राइमरी यूजेस कॉर्न, और ये अब 80% ऑफ द वर्ल्ड का इथेनॉल ये दोनों मिलके देता है, कौन? यूएस और ब्राजील, ये दोनों। आगे चलते हैं, लेट्स गो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट, and this year one questions asked from this section, and this question is 32। तो 32वां क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था, चलिए हम देखते हैं इसको। और इसमें ये पूछा गया था जो कॉप 28 हुआ था, उसमें ये पूछा गया था खास करके जो इंडिया के रिफरेंस में, कि ये जो डिकार्बोनाइजेशन है और क्लाइमेट एंड हेल्थ के बारे में, डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ के बारे में पूछा गया था। तो कॉप जो किया गया था, कॉप डिक्लेरेशन अगर हम देखें तो इसमें क्लाइमेट और हेल्थ के बारे में, तो इसमें ये बताया गया था कि डिकार्बोनाइजेशन जो होगा वो बिकमिंग मैंडेटरी टू द हेल्थ सेक्टर, तो ये सही था। दूसरा ये बताया गया था, दूसरा कि इससे जो हमारा ये होगा ये कंप्रोमाइज हो जाएगा, तो कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप इसको मानते हैं तो ये और इनहांस करेगा, क्योंकि आपका रिसाइलेंस होगा, आप इसमें सस्टेनेबल यूज करेंगे, तो ये मैंडेटरी होगा। तो ये सारी चीज, तो इसका आंसर होगा आपका सी, ओनली वन स्टेटमेंट इज। तो एक ये स्टेटमेंट करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, और ये तो है ही आपका, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए, तो फिर इसका वही हिंदी में सीधा सी आंसर, तो सी। तो ये आपका, जैसे कि मैंने आप बताया, जो हेल्थ सेक्टर है ये रिसाइलेंस जो होगा ये इनहांस करेगा, कंप्रोमाइज नहीं, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। बाकी एक सही था। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो लेट्स move towards science and technology. So in this question, 13 questions from the science and technology, and as you know, 3 questions from the civil service which are Jackie, and rest 10 questions outside the civil service from Jackie. And as you know, because the science and scientific video or the classes are not so frequent like the geography and ecology environment, that's why in this section less question asked from the civil services with Jackie. तो जैसा कि आप जानते हैं सिविल सर्विसेज जकी में हम लोगों ने साइंस का थोड़ा नहीं किया था, हो सकता है साइंस का भी हम लोग शुरू करें, लेकिन उसमें अभी आप लोग जो है सो बच्चे हैं, जो दोस्त जो आप देख रहे हैं, तो उसको अगर आप करेंगे तो हम लोग साइंस आप लोगों की डिमांड पे ही हम ये सारी चीजें करते हैं, और आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें ये संभव हो रही है हमारे लिए। अकेले होते हुए मैं इतनी चीज कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों का अगर प्यार रहा और हमारा ये हुआ, तो मैं साइंस का भी क्लास जल्द ही आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स सी 10 questions. So these 10 questions were from the, so biology 1 question, new technology 4 questions, and space science 2 questions, defense science 2 questions, and important international year 1 question। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन नंबर भी मैंने दिया है, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, तो ये सारी चीजें देखे आप मिला भी सकते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी 1 क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग इज cassava, woody shrub, ginger, herb with pseudospin, Malabar spinach, herbaceous climber, mint, annuals, papaya, woodies। तो अब इसमें देखिए ये कह रहा है कैसावा जो है वो वुडी सर्ब यानी कि लकड़ी वाले झाड़ी, तो ये आपका सही है। जिंजर हर्ब विद सुडोस्टीम, हम जानते हैं जो अदरक है उसका जो तना होता है वो सही तना नहीं होता, क्योंकि जो जो आप देखते हैं वो सुडो स्टीम होता है, तो ये भी सही है। मालाबार स्पीच, हर्बियस क्लाइंबर, ये भी सही है, ये आपको क्लाइंब करता है, चलता हुआ मिलेगा। अब मिंट, मिंट का मतलब होता है पुदीना, पुदीना जो होता है एनुलर, ये एनुअल नहीं है, ये पेरेनियल है, ये सालों भर रहता है, ऐसा नहीं कि एक साल में खत्म हो गया फिर 2 हफ्ते नहीं, तो ये सालों भर रहता है, तो ये आपका गलत जोड़ा। दूसरा है पपाया, यानी जो पपीता होते हैं वुडी सर्व, तो पपाया वुडी सर्व नहीं होता, उसमें वुड नहीं होता, वो सेमी वुडी होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें 1 2 3
ओनली 3 है, ओनली 3 भी हो गया इसका। तो इसका जवाब हो गया आपका बी। ये देखिए, ये है कसावा, ये है मालाबार स्पीच, और पपीता तो आप जानते ही। आगे न्यू टेक्नोलॉजी। So most of the question in this year asked on the new technology. So this is new technology that basically artificial intelligence are very very significant for the civil services examination. So in this year, 4 questions, 42, 47, 82 and 95 questions directly asked. So number one questions, all type of UAVs can do vertical landing, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो नॉर्मली हम लोग ड्रोन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कोई इंसान नहीं बैठता लेकिन हम ड्रोन से निगरानी करते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि जितने भी ड्रोन होते हैं या यूएवीज है वो वर्टिकल लैंडिंग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी कुछ आप देखेंगे कि एकदम एरोप्लेन की तरह से ऐसे करेगा लैंडिंग, तो वो नहीं होगा। दूसरा, ऑल टाइप यू कैन डू ऑटोमेटेड हाउरिंग, यानी अपने आप वो मंडराने लगता है ऑटोमेटिक, तो सभी नहीं होता। ठीक है। दूसरा, ऑल टाइप ऑफ यूवी कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। क्या वो पावर सप्लाई के लिए बैटरी ही यूज करता? नहीं, कुछ गैसोलीन पे भी चलते हैं, कुछ सोलर पावर पैनल से भी चलते हैं, तो ये भी गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका मतलब है नन, इसका मतलब है डी। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर, तो नन, इसमें कोई नहीं। आगे, ठीक है। तो वही जैसे मैंने बताया लैंडिंग जो करता सेकंड, ये देख लीजिए इसी का। अब ये देखिए, ये सिंगल राउटर वाला है, ये ट्राई है, ये हेक्सा है, और ये देखिए ये वर्टिकल है। और ये जो होता है ये वर्टिकल लैंडिंग नहीं करता, ये पूरी एरोप्लेन की तरह से चलता है। तो कई तरह के आपके ड्रोन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी ड्रोन एक ही तरह के होते हैं और एक ही तरह से करते हैं, उसके भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड, it is expected to Majorana chip will enable quantum computer. Chip has been introduced by Amazon's Web Services. Deep learning and robust learning is a subset of। आप देखिए, ये चिप बिल्कुल सही है। ये आपको मेजरोना 1 चिप ये बनाया, किसी ने बनाया? अमेज़न ने नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है डीप लर्निंग, बिल्कुल सही है। तो 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड है, 1 एंड थर्ड। ये देखिए, ये जो है बेसिकली ये रिवोल्यूशनरी है। बेसिकली ये जो यूज करता है वो चिप डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट से, जैसा कि मैंने बताया, मार्जुना मेजोराना फर्मियोन। ये मेजोराना ये जो थे, ये तकरीबन 50s के दशक में, ये जो इनका नाम था मेजोराना, इन्होंने एक कल्पना किया था कि मेजोराना फर्मियोन यानी ऐसा पार्टिकल होगा, वो सेम टाइम में पार्टिकल होगा, सेम टाइम में एंटी पार्टिकल। तो इस वजह से इसको इन्होंने ये कहा था। और इस पे तो ये इस पे काम करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ये बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 3, ये इंडियन रेलवे सिस्टम में जो आप देखेंगे फ्यूचर रेडी रेलवे, और खास करके कवच के बारे में। तो कवच के बारे में, तो ये फ्यूचर रेलवे सिस्टम 28, तो ये 28 नहीं है साहब, ये 2030 तक। ठीक है साहब, 2030, 2030। ठीक है। और कवच जो है ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन डेवलप्ड बाय जर्मनी, जर्मनी नहीं है, इंडिजीनियस है। ये भारत खुद के द्वारा बनाया गया, किसी देशी से नहीं लिया गया दूसरा। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत। अब थर्ड कर है कवच सिस्टम फिटेड विद द सही। तो अब आप देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर नॉट करेक्ट। अब हमेशा ध्यान में रखना कोई गलत नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सही है, या पूछ रहा है कौन गलत है। तो 2 गलत है, कौन गलत है? 1 और 2 गलत है। तो 1 एंड 2 ओनली, ये हो गया आपका जवाब। ठीक है, तो ये इसका जवाब आपका ये हो गया। ठीक है, ये पूरा जैसे कि मैंने बताया 28 नहीं होके ये 2030 है, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, और ये आपका कवच जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपका काम करता है। आगे चलते
फोर्थ है जो एआई समिट हुआ था, और ये एआई समिट काफी इंपॉर्टेंट था और फ्रांस इंडिया को चेयर किया था, बिल्कुल सही था। ये फरवरी 2021 में हुआ था, और ये बेसिकली हम देखेंगे तो ये पहला जो एआई समिट होता है वो 2023 में होता है। वो कहाँ होता है साहब? बेल्थेली पार्क समिट, ये यूके में हुआ था। उसके बाद सियोल समिट होता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि अब इस समिट ये जो हुआ था आपका एआई एक्शन समिट, ये एआई एक्शन समिट में यूके और यूएस नहीं था, इत्तेफाक देखिए, और इन्होंने इनका विरोध किया था। उनका कहना ये था यूके यूएस का, तो इन्होंने इसके साथ साइन ही नहीं किया। सिग्नेचरी कंट्री जो थे वो अलग है, 58 कंट्रीज के लगभग है जिन्होंने इसको सिग्नेचर किया था एआई वाले को, जिसमें यूएस और यूके नहीं था। ठीक है, और यूएस यूके का कहना था कि भाई हम और इस पे लगाम लगाने की कोशिश नहीं करते, एआई को हम फ्री करना चाहते हैं, आप लोग लगाम लगाने की बात करते हो, ये बात कह रहे थे, जबकि ये सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आगे इसका हम देखें तो ये जो हुआ था ये आपको फ्रांस और इंडिया के इससे बनाया गया था। टोटल 58 कंट्रीज था, जो जैसा कि मैंने बताया ये पेरिस में हुआ था, ये जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब देखिए ये जो था एक कड़ी है, 23 से शुरू हुआ और 26 में अब हमारा दिल्ली में होने वाला ये समिट, एआई इम्पैक्ट समिट, ये दिल्ली में होने वाला है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, दिस वीडियो इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर 2026 एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम। 2025 में एआई एक्शन समिट पेरिस में हुआ आपका, उसी तरह से सियोल में हुआ आपका, उसी तरह से ये जो हुआ था बैथली साउथ कोरिया। तो इसी का एक कड़ी है जो अभी पेरिस में हुआ था और अब इंडिया में। अब हम लोग स्पेस साइंस से दो क्वेश्चन आए थे, ठीक। तो स्पेस साइंस से दो क्वेश्चन 83 या 94। तो स्पेस साइंस से पहला क्वेश्चन ये था कि कंसीडर द फॉलोइंग मिशन एक्सियोम 4 स्पारडेक्स गगनयान, हाउ मेनी ऑफ द मिशंस अबव गिवन टू सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी। तो ये सारे के सारे मिशंस पे जो माइक्रोग्रेविटी था ऑल थ्री। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि एक्सियोम जो था वो 4 था, जिसमें हमारा जो शुभांशु शुक्ला गया था, जो इंडिया का मतलब आप समझिए राकेश शर्मा के बाद पहला एस्ट्रोनॉट है समझिए, तो जो गया है अभी। तो ये जो एक्सियोम मिशन है ये प्राइवेट है, ये पहला जो गया था 2022 में गया था, फर्स्ट प्राइवेट जो गया था, ये आप देखेंगे मिशन 1 था, ठीक है, पहला प्राइवेट गया था। एक्सियोम जो है वो आपका AX4 है जो अभी नया गया। इसरो इसमें कई बायोलॉजिकल जिसमें से आपका माइक्रोग्रेविटी का यूज किया था, जिसमें आपका गगनयान भी करेगा। और इसी में जो एक और था स्पारडेक्स, स्पारडेक्स मिशन कभी हाल फिलहाल में किया, ये बेसिकली डॉकिंग सिस्टम, ठीक है, स्पेस डॉक डॉक जो होता है डॉकिंग सिस्टम, यानी कि वहां से लगना फिर छूटना, इस तरह का जो सिस्टम ये होता है उसका ये। तो ये आपका तीनों का तीनों सही था। आगे चलते हैं सेकंड, और सेकंड जो था वो गगन जो नेविगेशन सिस्टम है उसको, तो ये बेसिकली एक्यूरेसी के लिए किया गया था। हम जानते हैं जीपीएस में बहुत बार आप लोग भटक जाते हैं, जाना कहीं कहीं, तो इंडिया अपना हिसाब से इसको किया गया था। ये अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड बेनिफिट ओनली टू एविएशन, ये गलत है, ओनली एविएशन नहीं, ये सारे चीज में। इवन आप ट्रैकिंग कर रहे हैं पहाड़ पे उसके लिए भी है, आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं ट्रेन के लिए भी है, शिपिंग के लिए भी है, रोड के लिए भी है, तो हर किसी पे एविएशन के लिए नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और थर्ड वाला गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, तो डी आंसर होगा इसका। अब इसको हम लोग डी आंसर, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे अदर पब्लिक जितना भी होगा, तो इसका ये देखिए, इसमें आप जाइए तो किसमें, एविएशन में तो होगा ही, आप ट्रेन में यूज कर सकते हैं, ट्रक पे भी है, ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं वहां, पानी जहाज सब में इसका यूज कर सकते हैं। और इसका सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ देखिए, ये जियो सैटेलाइट है, यहाँ से अपलिंक किया जाता है, यहाँ से प्रोसेस किया जाता है और ये फिर जीपीएस से किया जाता है। तो ये काफी एक्यूरेसी से ये देता है। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं स्पेस डिफेंस साइंस। तो डिफेंस साइंस से भी दो क्वेश्चन पूछा था और डिफेंस साइंस भी काफी इंपॉर्टेंट, 46 एंड 84।
तो इसमें हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा गया है Cl, HMX, LiM ये कौन सा है? तो ये these are the alternative hydro ये दिया है, these are the explosive military, these are the high energy fuels, cruise missile, these are the rocket propulsion. तो these are the explosive military weapons. क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे RDX या जो भी ट्रेडिशनल है उससे ये काफी एडवांस, इसको हैंडलिंग करने में आसानी होता है, इसकी एनर्जी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका आंसर आपका हो गया सैन्य आयुधों के अंतर्गत ये विस्फोटक है। ठीक है, अब इसका आंसर हो गया बी। तो ये जो है हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव प्राइमरी मिलिट्री एप्लीकेशन, इंडियन डिटोनेशन वेयर वेलोसिटी आपका ज्यादा है और एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है। दे आर पावरफुल अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव, तो उसके लिए अल्टरनेटिव। अब हम लोग बस हो गया, कुछ बचा हुआ है उसके बाद हमारा ये, तो ये एयरक्राफ्ट के बारे में दिया है और डिस्क्रिप्शन है कि कौन से एयरक्राफ्ट किस तरह के डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो अब जैसे डॉर्नियर है 228, IL C-17, तो IL 228 जो है ये बेसिकली मैरीटाइम पेट्रोल, छोटा जहाज होता है समुद्री किनारे को ये पेट्रोल करता है। IL 76 जो है ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये गलत है। ये क्या है? ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी काफी बड़ा होता है ट्रांसपोर्ट, और ये भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये सही है और ये सही है, तो 1 एंड 3। तो अब आपका कर है 1 एंड 3, तो ओनली 2 बी जवाब हो गया इसका। अब इस फ्लेट को देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये जो है ये आपको मैरीटाइम ऑब्जर्वेशन के लिए ये बनाया गया है, ये देखिए। उसी तरह से हम देखेंगे दूसरा, ये जो है आपका, यहाँ देखिए ये आपका लिखा हुआ ठीक IL 76। अब ये है आपका C-17, ये जो है C-17, तो ये आपका मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, important international year. So basically UN declared various year for the various purposes, whether it is scientific purposes, cultural purposes and other purposes. तो कई उद्देश्यों से यूएन इसका डिक्लेयर करता है, और इसी में ये दिया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, ये सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सस्टेनेबल रिसर्च एंड टूरिज्म 27, ये भी सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस, ये भी यूएन किया था, ये भी सही है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस, ये तो ये आपका साइंस से है, तो डिफरेंट डिफरेंट से होता है, तो इसको आप साइंस से भी मान सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से इंटरनेशनल ईयर यूएन पूछता है। तो these are all the full analysis of this year questions, and this year about 44 questions directly asked from these subjects. These are the very very significant questions. तो आप लोग जानते हैं कि 44, तो 40 से लेके 45 तक तो आता ही आता, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन 2024 अबाउट 49 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दीज सब्जेक्ट। तो 2024 में आपने देखा होगा कि 49 क्वेश्चन सिर्फ यही दो से पूछ दिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और आई होप कि हम जल्द ही इसको, और जो आप लोगों के लिए है तो ये हिंदी में है और इसी को डी आंसर। तो ये आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसमें, तो ये टोटल 44 क्वेश्चन हमने आपको दिया, और इसमें आप जानते हैं कि 15 क्वेश्चन जो था ज्योग्राफी से, 16 इकोलॉजी एनवायरनमेंट से और 13 साइंस से। तो फिर भी आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट और इसको देखें तो 30 क्वेश्चन तो इसी से आपका हो जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम जरूर आपका करंट अफेयर शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जो भी चाहें जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं सिविल सर्विसेज विद जकी पे जाके। और आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज जकी से टोटल जो 17 क्वेश्चन आया था उसका एनालिसिस मैंने फर्स्ट वीडियो में कर दिया है, ये वीडियो जरूर देखिएगा इसमें। तो अब आपका पूरा ये सेट हो गया, तो टोटल आप उसमें हम जानते हैं 7 7 और 3 क्वेश्चन आया था। तो आगे हम लोग ये वीडियो है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और हम फिर मिलेंगे। और अब आपके लिए जो 2026 के लिए यूपीएससी के लिए वीडियो आने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसके लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्द ही कोर्स का भी ऐलान करने वाले हैं, और खास करके हम इसमें आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।